हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथमेथ बीके सिंह में स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं कि अपन लोग CHSL के पेपर सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं पर डे। एक शिफ्ट का सॉल्यूशन होता है। तो आज 5 तारीख की पहली शिफ्ट का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। इसमें 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हो सकता है थोड़ा स्पीड से डिस्कशन चलेगा, लेकिन आपकी समझ में पूरा आएगा, इसकी हम 100% गारंटी लेते हैं। तो आपको हमारा साथ देना है और उसके साथ बने रहना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से आपको पता पड़ता है कि पेपर कैसे कैसे आने होता है। देखो, इसमें शायद 67 से लेकर 70 शिफ्ट के बीच में पेपर हुआ था। तो इसमें मिनिमम में 7 से लेकर 8 शिफ्ट के पेपर सॉल्व कराऊंगा 2018 के। 8 से लेकर 10 पेपर सेट कराएंगे हम 2019 के, और 2020 के भी इतने ही सेट कराएंगे, क्योंकि अब देखो 12 तारीख से पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो लगभग लगभग हम 30 सेट के समथिंग कराएंगे, 10 10 10 10। तो आपको अगर चैनल से फायदा होता है तो आप इतने समझदार हैं ही, इनमें से आप कुछ कर भी सकते हैं। तो बिना किसी देरी कर आते हैं पहले सवाल पर। देखो, पहला सवाल है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे इतने में गुणा किया जा सकता है जिससे कि वह सही घन बन सके। कहने का मतलब ये है कि ये एक परफेक्ट रूट नहीं है, इसे आपको परफेक्ट रूट बना क्यूब रूट बनाना है। तो इसमें मैं किसका गुना करूंगा ये परफेक्ट घन बन जाए, क्यूब बन जाए। तो देखो, इस प्रकार के सवालों के लिए तरीका एक ही होता है कि आप इसका करिए प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें देखो, 5 का मैं डिवाइड करूं पहले, तो इसमें मैंने 5 का डिवाइड किया, 5 एकन 5, 5 या 15, 41 हो गया, एक बच गया, दो बच गया, और पीछे बच गया मेरा 4। ठीक है जी। अब देखो, मैं बड़ी संख्या लूंगा क्योंकि छोटी संख्या से इसमें कुछ होना नहीं है। अब मैं इसमें 8 पकड़ रहा हूँ, क्योंकि 8 का नियम है कि पिछले 3 संख्या 8 से डिविजिबल है, तो संख्या 8 से डिविजिबल होगी। तो 8 एकन 8, कितना बच गया आपका, यहाँ से 3 2 5 बच गया, 8 7 56 होता है, 28। ठीक है जी। 8 चौक 32, हाँ 8 2 64। तो यहाँ से अब मैं फिर से मैं किसका मल्टीपल बन रहा है, यहाँ मैं फिर 8 लूंगा, क्योंकि 8 में सीधा बनाते जा रहा हूँ। 8 दूनी 16, 8 एकन 8, और 8 छः 48 होता है। ठीक है जी। अब देखो, ये 200, ये कितने बार गया, फिर से 27 टाइम गया। अब देखो, ये तो 3 का क्यूब होता है 27, एक 8 का क्यूब बन गया। अब देखो, क्यू का मतलब है कि सारी संख्या मेरे को क्यूब में चाहिए, लेकिन 5 है यहाँ पर। तो 5 का क्यूब बनाने के लिए मेरे को इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वह कौन सी संख्या है, इस संख्या में मैं 69.20 में 25 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये संख्या क्या बन जाएगी, परफेक्ट क्यूब बन जाएगी। ठीक है जी। तो बड़ा आसान सवाल, बड़ा जिद्दी सवाल, और थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, कि मिस्टर अंकित सियाचन दौरे पर जाते हैं भाई, और उनके पास बैग के लिए 360 रुपये। मतलब कहने का ये, इसमें इनके पास एक्सपेंडिचर फिक्स है, इन्हें कितने रुपए खर्च करने हैं, 360 रुपये खर्च करने हैं। वह अपने दौरे में से 4 दिन अधिक रुकते हैं। अब कहने का मतलब ये, पहले जी कुछ दिन रुक रहे थे, मान लो वो एक्स दिन रुक रहे थे। अब वो ये क्या कर रहे हैं कि दौरे से 4 दिन अधिक रुकना चाहते हैं, तो उन्हें अपने दैनिक व्यय को 3 रुपये तक कम करना होगा। अगर वो 4 दिन ज़्यादा रुकना चाह रहे हैं तो उन्हें अपने जो पर डे खर्च कर रहे हैं उनसे कितने रुपए कम खर्च करने पड़ेंगे, 3 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो मिस्टर अंकित कितने दिन के लिए दौरे पर थे। बड़ा देखो बेसिक सा सवाल है। मान लो वो रुकने कितने दिन थे, एक्स दिन रुक रहे थे। तो देखो, एक्स दिन में 360 रुपये कितने दिन में खर्च किए उन्होंने, एक्स दिन में खर्च किए, तो ये क्या आ गया, पर डे का एक्सपेंडिचर आ गया, पर डे का खर्च आ गया जी। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें 4 दिन अधिक रुकना है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो 4 दिन अधिक रुके तो उन्हें खर्च क्या करना पड़ेगा, पर डे के खर्च में से 3 रुपये कम खर्च करने पड़ेंगे। ये तो हो गया मेरा क्या, कि उनका प्रतिदिन का खर्च ही हो जाएगा ये, तब जब वो है 4 दिन अधिक रुके। तो यहाँ से आपको एक बड़ी आसान सी, देखो एक्स दिन रुक रहे थे, अगर वो 4 दिन अधिक रुके होते तो उनका पहले का खर्च क्या था, 360/एक्स, माइनस 3 रुपये कम करना होता, और उसी की वैल्यू क्या दी है मेरे को, 360 दी है। तो कोई भी इस सवाल में क्रिटिकलिटी नहीं है, बस सवाल ही आपकी समझ पर ये बेसिक है। तो मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो 360, एक्स से एक्स कट जाएगा, और इसका किया मैंने तो यहाँ से आ गया मेरा 3x। अब वो इसका मैंने इसमें किया तो प्लस 360 मल्टीप्लाई 4/x, और इसका आ गया यहाँ से -12 बराबर 360। अब यहाँ से मेरी एक इक्वेशन बनेगी, और वो इक्वेशन बनेगी यहाँ से, देखो मैं इसे ऊपर ले जाऊँ तो 3x², मैं इसे पॉजिटिव कर देता हूँ यहाँ से, प्लस का 12, और यहाँ से बनेगा मेरा, ये कितना हो चुका है, ये इधर से इधर जाएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ से बनेगा मेरा 0, 4 चौक 16 की 24,
12 और 2 14, 1440 बनेगा किसका, नेगेटिव का, बराबर 0। मैंने माइनस कॉमन ले लिया, एक इक्वेशन बना दी। अब मेरे को यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, मेरे को 3 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 480 बराबर 0। अब देखो ये एक इक्वेशन बन चुकी है मेरे पास। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक से, तो मैं उसे बता देता हूँ आपको कैसे करनी है। इक्वेशन है मेरी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 480 बराबर 0। अब आपको 480 4 के अंतर से तोड़ना होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और इसके बराबर हमें लेकर आना होता है। तो 480 वैसे तो मेरे को दिख रहा है 20 और 24 में टूटेगा। अब कौन प्लस का लेना है कौन माइनस का लेना है, मेरे को लेकर किसका आना है, यहाँ पर ये वाला चिन्ह बोलेगा आपसे प्लस का लेकर आना है, तो 24 आपको प्लस का लेना है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 20x माइनस 140 बराबर 0। तो यहाँ से आपका कॉमन क्या आ गया, x आ गया, तो x प्लस 24। यहाँ से कॉमन आ गया आपका माइनस 20, तो यहाँ से आ गया x प्लस 24 बराबर 0। तो देखो एक कोष्टक ये बन गया और एक कोष्टक ये बन गया, तो इस पूरे में से कॉमन आ गया x प्लस 24 और x माइनस 20। अब आपको जीरो की कंपेरेटिव कर दी देनी है, x प्लस 24 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 24 और x माइनस 20 बराबर 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 20। तो देखो दिनों की संख्या माइनस में तो हो नहीं सकती, तो आपका आंसर क्या होगा 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको जरूर समझ में आएगा, नहीं आया है तो वीडियो थोड़ा रोक कर दोबारा देखें तो आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि 1/r प्लस ऐसा कुछ है, 1/r प्लस 1/s का मान क्या होगा यदि आर क्यूब प्लस एस क्यू की वैल्यू 0 दिया है और आर प्लस एस की वैल्यू 6 दिया है। तो देखो बड़ा आसान सा सवाल कि ए प्लस बी का अगर आप होल क्यू करें तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी होता है। अगर ये कैसे होता है डिटेल जाना है तो अलजेब्रा की पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। तो आर प्लस एस का होल क्यू बराबर आर क्यू प्लस एस क्यू प्लस 3RS और आर प्लस एस, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू क्या दी है मेरे को, आर प्लस एस की वैल्यू दी है 6 का क्यू, इसकी वैल्यू क्या दी है 0 दिया है, तो 0 प्लस 3RS और आर प्लस एस। तो यहाँ से क्या हो गया मेरा 216 बराबर आर प्लस एस की वैल्यू क्या दी है जी मेरे को 6 दी है, इसकी वैल्यू 6, तो 3 मल्टीप्लाई 8 क्या हो गया ये आर एस, तो आर एस की वैल्यू क्या आ गई 216 अपॉन 18, तो 18 एकन 18 होता है और 18 दूनी 36 होता है। तो आर एस की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है 12 आ चुकी है। तो यहाँ से देखो आर एस आपने कॉमन लिया, ऊपर क्या बच गया एस प्लस आर बच गया, तो एस प्लस आर की वैल्यू क्या दी है आपको 6 दी है और इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है 12 आ चुकी है। तो इसका मतलब हो गया 1/2 और 1/2 को क्या लिखते हैं 0.5 लिखते हैं। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा सवाल, देखो बड़ा आसान सवाल। रैखिक समीकरण ये है तो इसमें बाई अवरोधन क्या है। देखो बाई अवरोधन का मतलब ये है कि बाई का ये इंटरसेक्शन पॉइंट पूछ रहा है, तो बाई के इंटरसेक्शन पर आपका x बराबर क्या होता है 0 होता है, तो 14 बाई बराबर 112, ये प्लस का हो जाएगा, तो बाई की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो बाई पर इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कोई बड़ी दोहराई की बात नहीं है सवाल में, बड़ा आसान सवाल। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि दो व्रतों की परिधि बाह्य रूप से छू रही है, मतलब एक व्रत जे है और एक व्रत ये, ठीक है जी, बाह्य रूप से छू रही है। तो मैं इसे थोड़ा सा सही से बनाने की कोशिश करूँ, समझना है। दो व्रत, अरे यार, दो व्रतों की परिधि बाह्य रूप से एक दूसरे को छू रही है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है 12 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कि इसके बीच की दूरी क्या आएगी 12 है। एक व्रत की रेडियस क्या है जी 6 सेमी है, तो दूसरे व्रत की रेडियस क्या होगी, तो एक व्रत की रेडियस 6 सेमी ना होकर 7 सेमी होनी चाहिए। मान लो ये वाले व्रत की रेडियस 7 सेमी है, टोटल कितना मेरा 12 है, तो ये कितना बचेगा 5 बचेगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये इसकी रेडियस हो गई, तो इसका पूरे का डायमीटर क्या हो गया 5 जी हो गया। तो डायमीटर क्या हो गया जी, दूसरे व्रत का व्यास ज्ञात करना है तो 10 हो जाएगा डायमीटर, कोई बड़ी संख्या की बात नहीं है। एक व्रत की भुजा, एक त्रिभुज की भुजा इतनी और इतनी है, तो उसके परिव्रत की लंबाई क्या है, तो मतलब आपसे सर्कम रेडियस पूछी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है 12 है, ये 9 है, तो ये क्या आएगा 15 आएगा। ये ट्रिपलेट होते हैं 9 12 15, यहाँ पे 3 4 5 बनता है, तो इसमें आपको किसका मल्टीप्लाई करना है, पूरे में 3 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको सर्कम रेडियस क्या होती है, सर्कम रेडियस मेरी जो हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है,
उसकी क्या होती है जी, आधी होती है। तो कर्ण कितना है मेरा, यहाँ पर 15 है, तो 15 की आधी क्या होगी, तो 15 की आधी मेरी क्या होती है, 7.5 होती है। तो बिना किसी संख्या के कि जब भी आपको आर निकालनी है तो कर्ण का क्या करते हैं आप, 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसको रेडियस लेकर आपको एक वृत्त बनाना होता है। तो ये वाला सरकम वृत्त, सरकम क्या होता है आपका, सरकम सर्कल होता है। तो इसकी कर्ण का आपको 2 गुना हाफ कर देना है, ये हो जाती है इसकी रेडियस। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर कि x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है, तो x y से कितना % कम है। तो देखो 2 से कम है, कितने से, 800 से को आप रखते हैं नीचे डिनोमिनेटर में, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना कम है, 25 × 200। नेक्स्ट, 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि तीनों संख्याओं का योग इतना है तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब देखो 3 संख्याओं का योग कितना हो गया, 10। 10 की वैल्यू क्या दी है, 275 दी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है मेरी, 5 है। 5 की वैल्यू क्या आएगी, 5/10। तो 55 25 35 36 37, पीछे से मेरे को 2 डिजिट ही चाहिए, पूरा मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। देखेंगे काफ़ी अच्छा सवाल कैसे करते हैं इस प्रकार के सवालों में। पार्टनरशिप का सवाल है, यदि STU एक व्यापार शुरू करते हैं तथा उनकी पूंजी का अनुपात ये है और वर्ष के अंत में वे 1:2:3 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं, तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी समय अवधि को किस अनुपात में बांटेगी। कहने का मतलब ये है कि आपको टाइम बताना है। तो टाइम कैसे बताएंगे इस प्रकार के सवालों के लिए, तो मैं आपको उसके लिए बताता हूँ एक अच्छा सा तरीका। तो देखो जब भी आपको प्रॉफिट होता है तो अमाउंट इनटू टाइम के रेशियो में आता है कि आपने कितना रुपया कितने समय तक के लिए जमा करा, तो उसी के अनुपात में जी आपको प्रॉफिट मिल पाएगा। तो यहाँ तक इतना करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जो भी रुपया मिलेगा वो किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, कि अमाउंट कितना रहा और कितने समय तक रहा। अब देखो मेरे को यहाँ पर पूंजी का अनुपात दिया है 3:4:6। अब उसने पूछा क्या है, मेरे को अवधि का अनुपात पूछा है, तो लाभ में मैं अमाउंट से डिवाइड कर दूं तो मेरा टाइम का रेशियो आ जाएगा। अब देखो मेरे को ये क्या दिया है, अमाउंट दिया है, और उसमें मैं किसका डिवाइड कर दूं, लाभ का डिवाइड कर दूं। तो इसमें मैं 1 चिपका दूं, इसमें 2 चिपका दूं, इसमें 3, तो ये किसका आ जाएगा, मेरा टाइम का अनुपात आ जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 6 एलसीएम आ रहा है तो एलसीएम से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया आपका 4 × 3 और 6 × 2, ठीक है जी। तो यहाँ से आपको फिर से क्या जाता दिख रहा है, ये गया 2 टाइम, ये गया 2 टाइम, 2 गया 2 टाइम, ये 2 गया। तो यहाँ से 3:2:2, 3:2:2। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं अच्छे से। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है हमारा, तो नेक्स्ट सवाल है कि 7 के प्रथम 7 गुणांकों का औसत क्या है। 7 के प्रथम 7 गुणांकों का औसत निकालना है, बड़ा आसान सा सवाल, कैसे निकालेंगे 7 के प्रथम 7 गुणांकों का औसत। देखते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, देखो 7 के प्रथम 7 गुणांक क्यों है, 7 × 1 7, 7 दूनी 14, 7 × 21, ... 7 7 49। इस समय से 7 कॉमन ले लीजिए तो 1 + 2 + ... कहाँ तक बचेगा, ये 7 तक बचेगा। अब नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n + 1/2। तो यहाँ से 7 मल्टीप्लाई n क्या हो गया, 7 × 8/2। तो यहाँ से आ गया आपका 7 × 28 मल्टीप्लाई 7, और 7 ही चाहिए क्योंकि प्रथम 7 का औसत चाहिए। औसत के लिए टोटल से आप डिवाइड करेंगे। तो करेक्ट आंसर 28। एवरेज का सवाल है। संख्याओं का योग अपन संख्याओं की संख्या करते हैं। यहाँ पर संख्याओं का योग किया मैंने, संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या। तो ऊपर मैंने योग किया, नीचे संख्याओं की संख्या 7 है, उससे डिवाइड किया। अब देखते हैं काफ़ी आसान सवाल, काफ़ी अच्छा सवाल और काफ़ी खूबसूरत सवाल SICI से आपकी स्क्रीन पर। तो SICI के सवालों को कैसे किया जाता है वो अब हम आपको इसमें बताते हैं। वैसे SI का पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है, उसमें जाकर भी आप देख सकते हैं कि 8,000 रुपये की राशि 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग पर 21% की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 35% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है। तो प्रत्येक भाग की राशि का ब्याज क्या है। मतलब कहने का ये है कि मान लो आपने X राशि 21% पर जमा कर दी और दूसरी वाली क्या बची होगी आपके पास, 8,000 माइनस X राशि आपने किस पे जमा कर दी, 35 पर जमा कर दी। मुझे बराबर क्यों लगाया, क्योंकि दोनों से मेरे को SI बराबर क्या होता है, P = P × R × T/100 होता है। तो मेरे को SI1 और SI2 दोनों प्राप्त हो रहे हैं सेम। तो ये गया यहाँ से इस टाइम
ये गया आपका 3 बार, ये गया आपका 5 टाइम। तो यहाँ से आ गया 3x बराबर 8 पंजे 40 के पीछे 1 2 3 0 माइनस 5x। तो ये हो गया 8x बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई जी 5000। तो एक x की वैल्यू मेरी 5000 आ गई। अब देखो x की वैल्यू 5000 आ गई, 5000 पर मेरे को 21% रेट लगाना है, यही मेरा क्या है CI है। तो 21 पंजा होता है 105, तो 10,050 करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एक गिलास का SP कितना है? एक गिलास का SP 1975 रुपये है और हानि परसेंट कितनी है 75 है। यदि SP इतने रुपये है तो लाभ परसेंट क्या होगा? अब देखो कॉस्ट प्राइस में से मैं सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस कर दूं तो ये आ जाएगा मेरा। या फिर क्या करते हैं आप कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट या 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट लेकर आप क्या करते हैं सेलिंग प्राइस करते हैं। आसान सा तरीका है। अब ये कह रहा है कि 25% हानि हुई है तो वस्तु कितने में बेची होगी? 75% में बेची होगी। 75% की वैल्यू क्या है आपकी? ये है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी मेरी? 100% होगी। मैं यहाँ से CP कैलकुलेट करूँ तो 9 मल्टीप्लाई 100/75, तो ये गया आपका 4 टाइम और ये गया आपका 3 टाइम। तो यहाँ से गया ये 6 बार 5 बार 5 बार, तो 5 चौको 20 की 0 हासिल, तो 20 और 2 22, 24 25 और 1 26। तो उसने वस्तु कितने में, ये क्या आ चुका है मेरा कॉस्ट प्राइस आ चुका है कि 2620 रुपया की वस्तु है। अब उसने सोल्ड कितने में कर दी? 3013 में। 2620 रुपये की वस्तु थी, 3013 में सोल्ड की। तो यहाँ से आ गया 3, यहाँ से आ गया 9, अब ये आ गया 3। तो 393 का मेरे को क्या मिल चुका है? ये प्रॉफिट मिल चुका है। अब ये प्रॉफिट कितने पर मिलेगा? मेरा कॉस्ट क्या है? ये मेरा कॉस्ट है। अब इसमें मेरे को डिवाइड करना है। तो एक बार गया, बचा कितना? 1 बचा, 3 बचा, 1 बचा, ऊपर से आया 0। तो ये जाएगा 2 पंजे 10, तो मतलब 15 के समथिंग जाने वाला है। 15 आंसर है क्या मेरा? है आंसर 15। ठीक है जी, तो 15 आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। रमेश अपनी वस्तु को 6000 रुपये अंकित करता है तथा 20% छूट देने के बाद भी उसे 60% का लाभ होता है। तो ऐसे सवाल कैसे करते हैं? काफ़ी आसान से सवाल है और इन सवालों को करने का मैं आपको एक अच्छा तरीका बता देता हूँ, फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी बता दूंगा कि जब भी आपको कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में खेलना है तो आपको क्या करना है? 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट लेकर चलना है कॉस्ट के संग, ये एक फॉर्मूला है। और 100 माइनस डिस्काउंट ये लेकर चलना है आपको इसके साथ। तो इसके लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा देख सकते हैं जाकर, प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा। अब कह रहा है कि उसको लाभ कितने का हुआ? 60% का, तो 100 प्लस 60, और छूट कितने की दी उसने? 20% की। तो यहाँ से 160 रेशियो क्या आ चुका है आपका? 80 आ चुका है, तो 2:1 आ गया। अब ये कह रहा है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? 6000। हमारा अंकित मूल्य क्या है? 2। तो 2 की वैल्यू क्या है? 6000। तो 1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 3000। बड़ा आसान सा तरीका है। इसका दूसरा भी तरीका है लेकिन मैं उसे वीडियो में समझा चुका हूँ पहले ही, तो उसके लिए अब देखो ये काफ़ी कैलकुलेटिव सवाल लग रहा है कि ऐसे ऐसे वाले सवालों को कैसे करें। कि देखो 7 to 9 एक तो स्क्वायर होता है कितने का? 27 का। तो इसकी वैल्यू तो आ चुकी है मेरे पास 27। अब इस वाले की वैल्यू भी मेरे को पता है 2 7 मल्टीप्लाई 2। अब 2 मैं 2.7 मल्टीप्लाई 2.7 करूँ तो मेरे पास 2.79 आएगा। तो इसकी भी वैल्यू पता पड़ गई मेरे को 2.7 है। अब वैल्यू बचती है मेरी यहाँ पर कि रूट 7 to 9 की वैल्यू में क्या एज्यूम करूँ। अब देखो इसमें क्या करेंगे आप कि इसमें से मैं नीचे पूरे में 7 ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ऊपर आ गया 7 और नीचे क्या आएगा आपका? नीचे आएगा √10। अब देखो 9 पर मेरे वैल्यू होता है 3, तो 10 पर मेरी रूट पॉइंट कुछ आएगी, √3 से 3 से कुछ ज़्यादा वैल्यू आएगी यहाँ पर। तो मेरी अगर मैं 10 को 3 एज्यूम कर लूँ तो यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या आएगी? 9 आएगी। लेकिन इस 10 की वैल्यू 3 से थोड़ा कम है तो मेरी वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग आएगी। तो यहाँ से मेरे को 27 मिल गया, यहाँ से 2.7 मिल गया, यहाँ से मेरे को 8.xx मिल गया। क्योंकि देखो अब यहाँ से 7 मिला, ये कितना हो चुका है मेरा? 10 और 7 27। तो देखो ये मेरा थोड़ा सा आएगा, 37 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा और ऐसा ऑप्शन केवल एक ही है। नहीं तो इसकी वैल्यू आपको √10 की वैल्यू आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, 3.16 के अप्रोक्सीमेशन होती है, तो फिर आप बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल है आपका कि भाई टाइम एंड वर्क का सवाल है।
तो कैसे करते हैं टाइम एंड वर्क के सवाल को आप देखेंगे अब। तो कोई रोहन है और मोहन मिलकर एक दीवार को 8 दिन में बना सकते हैं। मान लो रोहन आर माना, मोहन मैंने एम माना, 8 दिन में बना सकते हैं। मोहित और विकास, तो ये मोहित है, एम है, और विकास है, ये 10 दिन में बना सकते हैं। और विकास और रोहन, ये विकास है और ये रोहन है, ये कितने दिन में बना सकते हैं? 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर उसी दीवार को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो इस सवाल में कुछ दम नहीं है। 10 का, 8 का और 12 का एलसीएम होता है मेरा 120। तो यहाँ से गया 15 बार, यहाँ से गया मेरा 12 बार, यहाँ से गया मेरा 10 बार। अब इन सबको मैं जोड़ूं तो यहाँ से आप देखेंगे 2r प्लस एम प्लस बी की वैल्यू आ चुकी है मेरी 37। तो r प्लस एम प्लस बी की वैल्यू आ गई मेरी 37/2। तो ये आ गई इनकी एक दिन की इफिशियंसी। ये एक दिन में तीनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं? 37/2 कर रहे हैं। तो 120 काम को 37/2 पर डे कर रहे हैं, तो कितने में करेंगे? तो 240/37। करेक्ट नंबर ऑप्शन ए। देखो नेक्स्ट सवाल, एक लड़का है कोई जी, तो ये कह रहा है कि 5 किमी पर आवर की गति से चलकर 3 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह उसी समय घर से चलता है और अपनी गति 4 किमी प्रति आवर बढ़ा देता है और 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से स्कूल के बीच की दूरी क्या है? तो ये एसएससी का एक ऐसा सवाल है, फेवरेट सवाल। ये कोई ना कोई शिफ्ट में या फिर कोई ना कोई पेपर में पूछा ही जाता है। तो देखो मानो उसने x किमी दूरी तय करी, x km डिस्टेंस तय करी, और वो ये कह रहा है कि उसने स्पीड क्या है उसकी 5 है। मैं जहाँ से टाइम निकालूं तो x/5 आ गया मेरा, ठीक है जी। तो ये क्या आ गई? x/5 क्या आ चुका है मेरा? फर्स्ट डे का टाइम आ चुका है। अब ये कह रहा है कि अगले दिन उसने अपनी गति क्या कर दी? 4 किमी प्रति आवर से बढ़ा दी। तो जो सेकंड टाइम आएगा, जो मान लो ये टाइम मेरा 1 है, तो सेकंड टाइम आएगा तो वो मेरा x/9 आवर आएगा। अब ये कह रहा है कि 3 किमी पहले तो लेट पहुंच रहा है और फिर 3 किमी जल्दी पहुंच रहा है, तो अल्टीमेट मेरा 6 मिनट का अंतर आ गया। तो 6 मिनट को क्या लिखते हैं आप? 6/10 लिखते हैं, 6/60 लिखेंगे, तो मतलब 1/10 आवर का, क्योंकि मैं पूरा का पूरा खेल आवर में लेकर चल रहा हूँ। तो x/5 मेरा पहला टाइम, x/9 मेरा दूसरा टाइम, और इनके कारण मेरा अंतर आ गया 1/10 का। तो इस सवाल में कुछ बचा ही नहीं है। 45 9x - 5x बराबर 1/10। तो यहाँ से बचा मेरा 4x/9x बराबर 1/10। तो ये तो गया ही तो यहाँ से 9 आएगा ना, सॉरी। तो यहाँ से आ गया आपका कितना? ये आ गया आपका 45 एलसीएम आएगा, सॉरी फॉर दैट। तो 40x बराबर आ गया मेरा 45। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी यहाँ से? 45/40। तो 1.5 बचा, 0 बचा, तो 1 फिर से जाएगा, तो 1.1 मेरा एक ही ऑप्शन मीट कर रहा है। तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो पूरा कैलकुलेट नहीं करना होता है पेपर में, आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि पूरा कैलकुलेट करेंगे तो फिर आपके पेपर में आपके पास टाइम नहीं बच पाएगा। तो नेक्स्ट सवाल आता है कि एक समचतुर्भुज का एरिया और विकर्ण क्रमशः इतना और इतना है, तो दूसरा विकर्ण क्या है? तो जब भी समचतुर्भुज की बात हो तो d1 × d2 बराबर होता है उसका एरिया 1/d1 × d2 का मल्टीप्लाई करके एरिया आता है 1/2। एक विकर्ण दिया 7, d2 मेरे से पूछा है, तो ये हो गया 12 × 7 = 84। तो d2 की वैल्यू क्या आ चुकी है मेरी यहाँ से? 12 दूनी 24। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 28 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का परिमाप। देखो अर्धवृत्त कैसा? ये फुलवृत्त होता है और ये फुलवृत्त है, और ये क्या है मेरा? अर्धवृत्त। अब देखो फुलवृत्त से अगर अर्धवृत्त पे जाए तो इसकी परिधि होती है मेरी 2πr, तो इसकी परिधि आधी होगी πr। लेकिन आप क्या गलती कर जाते हैं? इस वाले 2r को भूल जाते हैं। तो πr + 2r क्या होगा? मेरा पूरा परिमाप होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि अर्धवृत्त का परिमाप। ऊपर वाला 2r को भूल जाते हैं, आधा कर जाते हैं πr करके, और ये ऑप्शन में आपको मिल जाता है। तो यहाँ से आपकी r कॉमन आई, तो पाई + 2। तो r कितनी है मेरी यहाँ से? 28। पाई की वैल्यू, सॉरी फिर सीधा रखो, πr + 2r, 22/7 × 28 प्लस 28 दूनी कितना होता है? 56। तो ये गया मेरा 4 बार, 22 × 4 = 88 + 56, 8 और 6 14, एक ही में मीट कर रहा है मेरा, एक ही ऑप्शन है, पीछे 4 आने वाला। ठीक है जी। तो sin 60 + 2√3 का मान क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए, इसकी sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और ये मेरा 2/√3 है। तो यहाँ से एलसीएम आ गया मेरा 2√3
तो यहाँ से बचा 3, यहाँ से बचा 4, तो 7/2√3 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके ऑप्शन नहीं बनाए गए क्योंकि सवाल बेहद आसान था। इसके भी ऑप्शन नहीं है। ट्रायंगल XYZ में भाई समकोण है, यदि ऐसे ऐसे कुछ दिया है तो कैसे करेंगे कि एक ट्रायंगल बनाते हैं पहले तो XYZ, तो ये मेरा एक ट्रायंगल हो गया और इसमें बाई क्या है जी, मेरा समकोण है, बाई मैंने समकोण बैठा दिया, तो ये मेरा Z बच गया, ये मेरा X बच गया। अब आपको पता है कि लाल बटे कक्का, अब X ये है मेरा, तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार अपॉन कर्ण, तो ये कितना होगा मेरा 4 होगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। कॉस एक्स जेड की वैल्यू चाहिए तो थीटा के सामने की वजह होती है लंब, 5/3 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। 28 सेमी व्यास वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो इसने क्या दिया, गोला, तो पूरे गोले का होता है 4πr², तो 2πr² होगा मेरा सेमी, इसका सेमी सर्कल तो नहीं, हाँ स्पेयर, तो सेमी स्पेयर हो जाएगा, ठीक है जी। 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितनी होगी मेरी 28/28/2/2, क्योंकि व्यास दिया है तो ये गया मेरा कितने बार 14 बार, ये गया मेरा 14 बार, ये गया मेरा 2 बार, तो 14 दूनी होता है 28 + 44, तो 8 चौका 32, 8 चौका 32 इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, तो इसमें अब मेरे को ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 चौक 32 हासिल 3, 12 3 3 15, 152, 251, तो ये हो गया मेरा 1, ये हो गया 6, अब ये हो गया 7 2। तो इस सवाल में कोई गलती हुई है क्या, एक सेकेंड मैं सवाल को चेक करता हूँ, कोई गलती हुई होगी, कोई गलती नहीं है। मल्टीप्लाई दोबारा से देखते हैं कि 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, तो ये गया मेरा इससे 2 टाइम, तो यहाँ से हो गया 14 दूनी 28, ये हो गया 44, तो 8 चौके होता है आपका 32 हासिल 3, 8 × 8 9 10 11, वहाँ पर हम जल्दी में 15 कर गए और कुछ नहीं है, तो 1 2 3 2, तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल। 2016 में पास हुए छात्रों की संख्या 2017 में पास हुए छात्रों की संख्या से कितना अधिक है। देखो 2016 में ये है और 2017 में ये है, तो इन दोनों का अंतर कितना है 3500। अब देखो जिससे तुलना करनी है वही डिनोमिनेटर में रखना है, तो किससे तुलना करनी है 17 से, 17 में कितना है 35 मल्टीप्लाई 100, तो ये कट गया, तो कितना परसेंट अधिक है 50% अधिक है, सॉरी 100% अधिक है। 2013 और 2016 के बीच पास हुए छात्रों का अंतर, तो 2013 कहाँ है मेरा और 2016 कहाँ है मेरा, ये है, तो कितने का अंतर है जी 500 का अंतर है, तो DI तो इसका काफ़ी लल्लू वाला DI है। पिछले वर्ष के पास हुए छात्रों की तुलना में किस वर्ष में अधिक छात्र पास हुए, ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी साल है कि जिसमें पिछले वर्ष से ज़्यादा हुए। अब देखो 2012 ऑप्शन में नहीं है क्योंकि इसमें इस साल से बहुत ज़्यादा पास हुए। अब मैं बात करूं तो एक 2015 है, इसमें पास हुए काफ़ी, तो 2015 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पास होने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र दिए जाते तो अंतिम 3 वर्षों में दिए गए प्रमाण पत्रों की संख्या क्या है। ये वाला ये वाला ये वाला मेरे अंतिम 3 वर्ष हैं, तो 17 18 19 20 500, तो 20 500 आपके 25 सवाल यहाँ पर होते हैं कंप्लीट। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो आपको थोड़ा सा कॉपरेट करना है क्योंकि ये वीडियो काफ़ी समझा कर लिया गया है, तो ज़्यादा वीडियो को ना खींचते हुए अगर वीडियो को फायदा होता है तो प्लीज़ थोड़ा सा इसे सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।